हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। आने वाली सभी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लगातार चैनल पर चल रही हैं। चैनल पर नए जो बैचेज हैं या उनसे जुड़ी हुई जो सीरीज़ हैं, जो नोट्स हैं, वो सब चैनल पर प्रोवाइड हैं। आप चैनल पर जब सब्सक्राइब करे जाएंगे तो ऊपर थंबनेल पर नंबर लिखा हुआ, उस पर आप लोग बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और आने वाली परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो क्वेश्चन है 25, लेकिन आपको इसमें काफ़ी सारा जो है नॉलेज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,800 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 5,000 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी आप देख ही रहे होंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये गोला है और इसको 20 से जो रेखा काट रही है वही पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, यानी कि इस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये है पृथ्वी की भूमध्य रेखा। ऊपर आपका क्या है? ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आपका जो सही जवाब है दोस्तों, ये सब सही जवाब इसका है 40,000 किलोमीटर। वैसे तो 40,045 किलोमीटर है, लेकिन इसमें ऑप्शन 40,000 ही दिया है, तो सही जवाब आपका होगा 40,000 किलोमीटर। ठीक है, या फिर इसको हम 24,901 मील भी कह सकते हैं, 24,901 मील भी कह सकते हैं। ठीक है, कुल 78% साथ जलीय भाग है। कितना है? 78% साथ जलीय भाग है। 78% साथ जलीय भाग है। 21.3 भाग स्थलीय है और कुल ये जो है भूमध्य रेखा, ये टोटल जो है 13 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, और ये जो है जो ग्लोब है पृथ्वी है, उसको दो भागों में बराबर भागों में बांटता है। सबसे बड़ा वृत्त होता है, इसीलिए इसको बृहत वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को हम बृहत वृत्त भी कहते हैं। जैसे किसी तरबूज को लेकर के आप काटिए उसको भी इससे बराबर बराबर, तो एक सर्किल बन जाएगा, सबसे बड़ा सर्किल होगा वो, और उसी को बृहत वृत्त कहते हैं। और भूमध्य रेखा को भी हम लोग बृहत वृत्त कहते हैं। क्वेश्चन में दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो तीन देशों के समूह हैं और बताना इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है कि इससे भूमध्य रेखा गुजरती है। ए आपका कह रहा है ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया से, बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से, सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया से, या फिर डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है केन्या, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया, डी ब्राजील। अभी बताया मैंने, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ब्राजील से भी होकर गुजरती है और केन्या से भी होकर के गुजरती है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो आपका बी से मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा गुजरती है? तो मैक्सिको से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। भूमध्य, मकर और कर्क तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमध्य रेखा गुजरती कहाँ से। ए कैमरून, बी कोस्टारिका, सी केन्या, डी वेनेजुएला से। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ए ब्रुनई, 2 कोलंबिया, 3 केन्या या 4। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही जवाब बताना नीचे दिए प्रश्न में से कि ए ऑप्शन है आपका पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, सी है आपका तीसरा और चौथा, या डी है पहला और चौथा। तो कौन से 2 देश गुजरते हैं भूमध्य रेखा पर जो स्थित, कौन से 2 देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं या भूमध्य रेखा वहां से गुजरती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रुनोई और कोलंबिया, ये दोनों रेखाएं भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ये दोनों देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह क्या है। ठीक है, साल भर तापांतर जो है वो लगभग न्यूनतम ही रहता है, लो रहता है। आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, बी कर्क, सी मकर, या फिर डी उत्तरी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है आपका ए भूमध्य रेखा। क्योंकि होता क्या, भूमध्य रेखा पे हम लोग रहते भी हैं
और साल भर क्या होता है, ये जो भूमध्य रेखा है और सनलाइट जो है बाकायदा यहाँ पर जो है लंबवत पड़ा करती है, सनलाइट लंबवत साल भर पड़ती है, तो कभी हाई और लो टेम्परेचर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो आपके ऑप्शन है ए कोलंबो, बी जकार्ता, सी मनीला या फिर डी सिंगापुर। पूछ रहा है भूमध्य रेखा जो है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है जो ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, उससे सबसे नज़दीक का शहर कौन सा है इन चारों में। तो देखिए कोलंबो है, जकार्ता है, सी है मनीला या फिर डी सिंगापुर। तो सही जवाब है इसका दोस्तों वो है आपका सिंगापुर। ठीक है, ये टोटल कितने किलोमीटर है, ये टोटल लगभग जो है 137 किलोमीटर भूमध्य रेखा से या 0 अक्षांश से इसकी दूरी है सिंगापुर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। अभी आपको मैंने इसको बारे में हल्का हिंट दिया है कि तीनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है, अभी मैंने आपको बताया, इसका सही जवाब है ए अफ्रीका। ठीक है, ए अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका से आपकी जो है वो कर्क, भूमध्य और मकर गुजरती है। भूमध्य और मकर जो है ये आपकी दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है और अफ्रीका से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। क्वेश्चन 9 क्या करा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास होता है। मकर संक्रांति के समय पर कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उनतास क्या होगा। ए 43.50 डिग्री, बी 43 डिग्री, सी 47 डिग्री या फिर डी 66.5 डिग्री। तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है आपका बी 43 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो भूमध्य रेखा बराबर से काटती है, जो उसके ऊपर गोलार्ध होता है नॉर्थ वाला, उसमें वो 23.5 डिग्री पर वो रेखा होती है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। ए मिस्र से, बी भारत से, सी ईरान से या फिर डी म्यांमार से। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है ईरान से होकर के नहीं गुजरती है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि मध्य प्रदेश अगर आप लोग कभी गए हो तो क्या आपने वहाँ पर कोई रेखा देखी है इन तीनों में से। क्योंकि मैं तो एक बार गया था उज्जैन, तो मैंने वहाँ देखी बाकायदा इस रेखा से होकर के जो रोड गुजरी है वहाँ से मैं गुजरा था। तो अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी रेखा है। ठीक, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित होती है। ए उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, बी उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है, सी उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो एयर का प्रेशर होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, डी उत्तर पश्चिम भारत में टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर ई इनमें से कोई घटना नहीं घटती जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का, इसका सही जवाब है ए। ठीक है, होता क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। ठीक, और इसी दिन जो है दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 से 22 दिसंबर। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, विषु या 19 वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कौन सा दिन को होता है। ठीक है, जब दिन और रात बराबर होते हैं वर्ष के 2 काल, ए 21 मार्च 23 सितंबर, बी 22 फरवरी 23 अगस्त, सी 15 अक्टूबर 23 अप्रैल या फिर डी 12 जुलाई 22 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ए। ठीक है, ए 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, 12-12 घंटे के दिन होंगे, 12 घंटे के ही रात होंगे। ठीक, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कहाँ होंगे, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि दिन में रात 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, या जो भी होगा बराबर ही होगा। तो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होंगे, ए उत्तरी ध्रुव, बी दक्षिणी ध्रुव, सी भूमध्य रेखा या फिर डी कहीं नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, कब भूमध्य रेखा पर वर्ष भर साल भर रात और दिन बराबर होंगे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के दिन 12 घंटे का दिन होगा, कब, ए कर्क रेखा पर होगा कि बी मकर रेखा पर होगा, सी आर्कटिक वृत्त पर होगा या डी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है विषुवत रेखा पर होगा। ठीक है, कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में।
क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 21 जून या डी 22 जून। तो आप लोग देखिए इसमें इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है दोस्तों बी 22 दिसंबर को। ठीक है, इसको इसको जो है शीत अयनांत भी बोलते हैं, इसको शीत अयनांत भी बोलते हैं। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये लोग आप जरूर कमेंट में बताइएगा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा उत्तरी गोलार्ध में। अब पूछ रहा किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो ए 22 जुलाई, बी 25 दिसंबर, सी 21 जून या डी 23 मार्च। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी 21 जून। अब आप बताना है कि इस डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और होता क्या है, इसको उत्तरी गोलार्ध में ग्रीस अयनांत भी बोलते हैं। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। दक्षिणी गोलार्ध, ए 22 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च या डी 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको बताना है सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है ग्रीस अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है। ग्रीस अयनांत, ए 23 सितंबर को, बी 21 मार्च को, सी 4 जुलाई को या डी 21 जून को। तो ग्रीस अयनांत कब होता है प्रतिवर्ष? ये आपका होता है 21 जून को। ठीक है, जब सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। आपकी जो शैडो है, जो आप चलते हैं, शैडो आपके साथ साथ चलती है जब धूप होती है, तो आप ये बताइए कि दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी कब होगी, किस डेट में होगी। तो ए दिसंबर 25, बी मार्च 21, सी 21 जून या डी 14 फरवरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 21 जून को आपकी छाया जो है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, 21 जून को आपकी जो छाया पड़ेगी दोपहर में सबसे छोटी होगी। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल से हुई है। 4 लोग हैं, इनमें से किसने बताया कि जो पृथ्वी है ये गैसों से और धूल कणों से बनी हुई है। आपके ऑप्शन है ए जेम्स जीन्स, सी एफ हॉयल, बी एच अल्फावेन या डी ओ शिमड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका, बताता हूं मैं आपको, पहले आप थोड़ी जानकारी लीजिए। जेम्स जीन्स जो थे इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना की थी। क्या की थी? कि ज्वारीय परिकल्पना की थी, उससे जो है धरती की उत्पत्ति हुई। एफ हॉयल, ठीक है, और ये एच अल्फावेन, इन लोगों ने नोवा परिकल्पना की थी। इसको नोट आप कर लीजिएगा, जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना की थी, एफ हॉयल और एच अल्फावेन ने नोवा परिकल्पना की थी। अब बचे हैं आपके ओ शिमड, तो इन्होंने ही जो है परिकल्पना की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ओ शिमड। जेम्स जीन्स, जेम्स से जेम्स ज्वारीय, जेम्स ज्वारीय, तो जेम्स जीन्स ज्वारीय परिकल्पना, एफ हॉयल एच अल्फावेन इन्होंने नोवा परिकल्पना की थी। ठीक है, क्वेश्चन 21 पृथ्वी की आयु, ठीक है, अगर पृथ्वी की एज निर्धारित करना हो तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ए कार्बन डेटिंग, तो इस देखिए लिखा हुआ कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु के लिए, तो हाँ ये सही है। कोई भी चीज़ पाई जाती है बहुत ज़्यादा दबी हुई मिट्टी में, ज़मीन में, बहुत दिनों बाद उसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट निकालता है, तो उसकी जो एज पता की जाती है हिस्टोरिकल चीज़ों की, वो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता की जाती है। तो ये तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ये होगा नहीं। बी जर्मेनियम डेटिंग, सी यूरेनियम डेटिंग या डी सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका यूरेनियम डेटिंग। इसका सही जवाब है आपका यूरेनियम डेटिंग, सी इसका सही जवाब है। इससे पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहना है, महान हिमयुग का संबंध किससे है। महान हिमयुग का संबंध किससे है। ए प्लीस्टोसीन, बी ओलिगोसीन, सी होलोसीन या डी इयोसीन। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है आपका ए प्लीस्टोसीन। ये हुआ क्या, प्लीस्टोसीन के समय पे जो सबसे बड़ा हिमच्छादन हुआ था, ठीक है, सबसे बड़ा हिमच्छादन हुआ था, इसीलिए महान युग का संबंध प्लीस्टोसीन से है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा गया है। क्या कहा गया, लघु हिमकाल माना गया। ए 750 से 850 ईस्वी, बी 950 से 1250 ईस्वी, सी 1650 से 1870 ईस्वी या फिर डी आज से 800 से 10,000 वर्ष पूर्व। किसको लघु हिमकाल माना गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1650 से लेकर 1870 ईस्वी को लघु हिमकाल माना गया है।
224 क्या कह रहा है कि डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था। डायनासोर जो थे विलुप्त हो गए हैं अब तो, इनका काल आज से कितने वर्ष पहले का था। ए 5 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व, सी 40 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर डी 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो सही जवाब है इसका दोस्तों बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का काल माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाद्वीप अलग कैसे हुए। जो महाद्वीप के विस्थापन हुए है ना, एशिया महाद्वीप बना, अफ्रीका बना, यूरोप बना, ये सब महाद्वीप अलग कैसे हुए, ये सब का इनका अलग होने का कारण क्या था, ये बने कैसे। आपके ऑप्शन क्या है। ए ज्वालामुखी फूटने से, बी विवर्तनिक क्रिया से, या इसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी भी बोलते हैं, सी चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या फिर डी उपयुक्त सभी से। देखिए पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं और उन्हीं के विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए थे। इसका सही जवाब जो होगा वो विवर्तनिक क्रिया होगा, या इसको प्लेट विवर्तनिकी भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हुए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी तो नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और उन सारे क्वेश्चनों से आप रूबरू हो सकेंगे। क्योंकि क्या पता कब कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंतजार कर रहा हो और वो आपको 1 से 2 या 3-4 नंबर दिला जाए और आपका सिलेक्शन करा जाए। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।